हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा, आज से हम एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अपोजिट अट्रैक्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्राउड ड्रेसेस कहने के लिए ये होटल अभी सिर्फ 4 साल पहले ही लोगों की नज़रों में आया है, लेकिन जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से इसकी पब्लिसिटी दिन पे दिन बढ़ रही है, आजकल ऐसा शायद ही कोई भी होगा जिसे क्लाउड ड्रेसेस के बारे में ना पता हो। ये 5 स्टार होटल बन गया है आज। हाँ, क्लाउड ड्रेसेस अब 5 स्टार में कन्वर्ट हो गया है और इसी कारण आज क्लाउड ड्रेसेस में बहुत बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं। हाल ही में क्लाउड ड्रेसेस ने चाइना के काफ़ी फेमस एक्टर यांग एंड दिलरुबा आके स्टे किया था, जिसके कारण इस होटल के लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी। उन दोनों सेलिब्रिटीज़ ने इस होटल का ट्वीट किया था। इतना ही नहीं, क्लाउड ड्रेसेस की हॉस्पिटैलिटी, सेफ्टी, सर्विसेज, क्लीननेस, हाइजीन बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी वजह से आज क्लाउड ड्रेसेस को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। आज 5 स्टार होने की वजह से आज क्लाउड ड्रेसेस ने मीडिया को बुलाया है एक छोटा सा टूर देने के लिए और अपनी इस 5 स्टार जो इन्हें रेटिंग मिली है या 5 स्टार जो ये आज से हो गए हैं उसकी सेलिब्रेशन के लिए। इसी सेलिब्रेशन के लिए अभी क्लाउड ड्रेसेस की बेस्ट टीम, या ये कह सकते हैं मैनेजमेंट टीम, जिसे लोग यूथ टीम के नाम से जानते हैं, वो मीटिंग कर रही है शाम के प्रोग्राम के लिए। आइए इस टीम से मिलते हैं। सबसे पहले मिलिए नीमिंजू से। नीमिंजू है यहाँ के सिक्योरिटी हेड होने के साथ साथ उनकी दमदार पर्सनैलिटी, जिस तरीके से वो मीडिया को हैंडल करते हैं, शायद ही कोई होगा जो उन्हें ना जानता हो। नीमिंजू पहले आर्मी में थे, फिर कुछ टाइम आर्मी में सर्व करने के बाद अब वो क्लाउड ड्रेसेस के सिक्योरिटी हेड हैं। उनकी सिक्योरिटी के कारण ही यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो प्राइवेसी, जिस तरीके से उनके प्राइवेसी या कोई मीडिया उनके चुपचाप से फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे नीमिंजू बहुत ज़्यादा स्मार्ट, एक्टिव सिक्योरिटी हेड हैं, उसी वजह से लोग यहाँ ज़्यादा स्टे करते हैं। अब मिलिए इस टीम के दूसरे पर्सन से। ये है सॉन्गलैन इस होटल के मैनेजर हैं, यानी वो होटल मैनेजर हैं। इतना ही नहीं, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी मैनेजमेंट स्किल, जिस तरीके से वो कन्विंस करते हैं लोगों को, कस्टमर को, वो उनकी कन्विंसिंग पावर काफ़ी फेमस है होटल इंडस्ट्री में। अब मिलिए मिस्टर शाओ शिनशन से। शाओ शिनशन यहाँ के मार्केटिंग हेड हैं और सबसे ज़बरदस्त है उनके कनेक्शन, जिस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटी से उन्होंने कनेक्शन मेंटेन करे हुए हैं और उनकी सोशल मीडिया हैंडलिंग स्किल की तो क्या बात। जो आजकल क्लाउड ड्रेसेस जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, वो इन्हीं का कमाल है। अब मिलिए यहाँ इस टीम के अनदर पर्सन, यानी हमारे रेस्टोरेंट हेड, या ये कह सकते हैं शेफ़ और हेड शेफ। ये हैं हमारे क्लाउड ड्रेसेस के रेस्टोरेंट को हैंडल करने वाले क्लाउड ड्रेसेस के हेड शेफ शुयांग अपनी नेचुरल टैलेंट के कारण काफ़ी फेमस है। कहने के लिए शुयांग एक ऑर्फन चाइल्ड थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम एज में, शायद 10-12 की एज में ही स्ट्रीट फूड बनाना और बेचना शुरू करा। उसके बाद धीरे धीरे करके ये बड़े बड़े होटल्स के किचन्स में काम करते थे। जब आज 4 साल पहले क्लाउड ड्रेसेस स्टार्ट हुआ था, तब लांग वांगजी ने शुयांग को सबसे पहले उनके टैलेंट को देखकर हेड शेफ बनाया था। इस टीम को यूथ टीम कहने का रीज़न ये भी है क्योंकि इस टीम में कोई भी ऐसा नहीं है जो एजेड हो या बड़ा हो, ये सारे अपने 20s और 30s में ही हैं, इसलिए इन्हें यूथ टीम कहा जाता है। अब मिलिए इस क्लाउड ड्रेसेस की टीम के लीडर, या ये कह सकते हैं इस क्लाउड ड्रेसेस के ओनर, हमारे लांग वांगजी अकेले नहीं हैं, बल्कि इनके साथ उनकी एक फ्रेंड या को ओनर ऑफ क्लाउड ड्रेसेस हैं वी वैंकिंग और लांग वांगजी बचपन के दोस्त थे, चाइल्डहुड फ्रेंड। और ये होटल पहले होटल वैन के नाम से ही फेमस था। वैंकिंग होटल वैन, या ये कह सकते हैं बहुत फेमस रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। उनके फादर ने ही होटल बिजनेस स्टार्ट किया था और सबसे पहले यही होटल था जो उनके फादर ने स्टार्ट किया था। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके फादर की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी। उनको नेचुरली काफ़ी बड़ी बीमारी थी, जिसके कारण उनके ब्रदर ने बिजनेस संभाला था और धीरे धीरे
करके होटल वैन की बहुत सारी चेन्स हो गई। चाइना की सबसे बड़ी चेन, होटल चेन इस होटल वैन की ही है। लेकिन सबसे बड़ी शौक की बात ये है कि जो सबसे पहला होटल था वो यही था, जिसका नाम अब होटल वैन से चेंज करके क्लाउड रेसेस कर दिया गया है। उसके पीछे की कहानी है इस होटल वैन अब हैंडल करने वाले वैन रोहन की आदत। वैन रोहन ने, उनके फादर ने जिस तरीके से होटल बनाया था उसे मेंटेन करके इस होटल को बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया था। यहाँ गलत गलत काम होते थे, एक तरीके से कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, किसी भी तरह से यहाँ पे पोर्नोग्राफी और इस टाइप की चीज़ें भी होने लगी थी जो बैंकिंग को हर्ट करता था। बैंकिंग कभी भी होटल मैनेजमेंट में या होटल से रिलेटेड नहीं होना चाहती थी। लेकिन जब उसने देखा उसके फादर का सबसे मेहनत से करा हुआ वो पहला होटल जो उनके फादर ने बनाया था वो इस तरीके से इतनी बुरी तरीके से बेकार हो रहा है, तो उसने आगे आके इस होटल को अपने अंडर ले लिया था, क्योंकि उसके फादर ही थे जिन्होंने सबसे पहले होटल वैन स्टार्ट किया था। इस कारण उसके पास पैसे की भी कमी नहीं है। हाँ, लॉयल्टी, जैसे आपको आयद हुआ कोई किसी के ब्रांड नेम को यूज़ करता है तो उसको लॉयल्टी देनी पड़ती है, तो वो लॉयल्टी इन दोनों सिबलिंग्स को फ्री रहती थी। हाँ, वैन रोहन बहुत प्रॉफिट कर रहा है उसके फादर के बनाई हुई इस होटल वैन के नाम से। इसी कारण उसे कोई दिक्कत भी नहीं है थोड़ी बहुत लॉयल्टी देने में अपने कज़न ब्रदर, मतलब कज़न अपने भाई के बच्चों को। लेकिन जब बैंकिंग ने ये होटल उसे लिया था तो उसे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। बैंकिंग ने ये होटल लेते ही अपने दोस्त लांग वांगजी को हैंड ओवर कर दिया था। लांग वांगजी पहले इसी होटल में छोटा मोटा काम करता था, लेकिन जैसे ही उसे ये होटल मिला था तो सबसे पहले उसने और बैंकिंग ने इस होटल का नाम चेंज करके क्लाउड रेसेस कर दिया था। और 4 साल में उन्होंने जिस तरीके से इस होटल को मेनटेन किया, अपनी ये छोटी टीम बनाई। इस टीम में सब लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन ये सब लोग की कोई फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, और क्योंकि ये सारे अभी यंग एज के थे, इनके पास ये टैलेंटेड बहुत थे, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड ना होने की वजह से इन्हें वो पोजीशन नहीं मिल रही थी जिसके ये काबिल थे। बैंकिंग और लांग वांगजी ने ये चीज़ नोटिस की थी। लांग वांगजी इन्हें एक एक को बहुत पर्सनली जानता है, इनकी टैलेंट को बहुत अच्छे से पहचानता था, इसलिए उन्होंने इन सबको इतनी हाई पोजीशंस और चांस दिया, इसी वजह से ये सब वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और इस होटल को दिल से संभालते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन इन्हें मिली उसके लिए ना ही इन्होंने कोई चमचागिरी करी, ना ही कोई गलत काम इन्हें करना पड़ा, इन्हें ये इनकी टैलेंट की वजह से मिली, और ये चीज़ इन लोगों के दिल को बहुत टच करती है। अब यहाँ ये मीटिंग हो रही है। मीटिंग में आज बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है, और वो है शू शेफ का यहाँ से जाना। अब तक वैनिंग मतलब शुयांग के साथ में उनके शू शेफ बन के इस रेस्टोरेंट को संभालते थे। क्लाउड रेसेस होटल एंड रेस्टोरेंट जो है उस रेस्टोरेंट को संभालते थे। लेकिन अब वैनिंग जा रहे हैं अपने अपने काम की वजह से बाहर जा रहे हैं, इस वजह से अब ये पोजीशन कौन संभालेगा, कौन इस रेस्टोरेंट में शुयांग की हेल्प करेगा, इस चीज़ पे डिस्कशन हो रही है। सो क्या करेंगे हम आज शाम को, हमें सबके बीच में अपने पूरे स्टाफ को इंट्रोड्यूस करवाना है। बिना शू शेफ के हम कैसे शो करेंगे। मैं एकदम से घबराते हुए, थोड़ा नर्वस होते हुए शॉन्गलैन पूछ रहे हैं सब लोगों से। तभी एकदम से नी में जो बोलते हैं शू शेफ तो हमें कक्का मिल जाता, लेकिन क्या करें, कोई भी इस शुयांग के साथ रहे तब ना। शुयांग अपनी आंखें घूरते हुए बोलता है, तो आप क्या चाहते हैं, हम अपने रेस्टोरेंट को किसी भी ऐसे शेफ को रखें जिसके कोई टैलेंट ना हो। आपको क्या लगता है अब तक जितने भी आए थे उनमें कोई टैलेंट था? नहीं, मुझे तो उनमें से किसी का भी ना ही हाथ में कोई टेस्ट लगा, ना ही वो कोई टैलेंटेड लगे। शुयांग इस होटल को बिल्कुल दिल से चलाता है। जिस तरीके से वांगजी ने उस पर ट्रस्ट किया, उसे इतनी बड़ी पोजीशन दे दी, पूरा हेड शेफ बना दिया, उसे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वो इस रेस्टोरेंट में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। वो तुरंत इसलिए बोल रहा है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा आए। तभी एकदम से पीछे वहाँ पे बैठे हुए नी हुसैन बोलते हैं। नी हुसैन भी शुयांग के साथ इस रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वो भी मतलब एक शेफ़ है और शुयांग के अंडर है। मैं बन जाता हूँ ना शू शेफ़, मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एकदम से नी मिंजे, शॉन्गलैन, शाओ शिनचैन, शुयांग एक साथ बोलते हैं। नहीं, सबका एक साथ नहीं बोलते देख वहीं बैंकिंग जहाँ वहाँ बैठे हुए हंस पड़ते हैं, और लांग वांगजी बेचारे नी का उतरे हुए मुँह को देखने लगते हैं। तो फिर कौन करेगा, मेरे पास एक नाम है, एकदम से वैनिंग बोलते हैं। अच्छा हाँ,
तो कौन है वो? वैसे आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, वो काफ़ी फेमस है सोशल मीडिया पे, तो आए दिन उसके शॉर्ट्स और रील्स किसी ना किसी के पेज, हर किसी के पेज पे दिख ही जाते होंगे। बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा हैंडसम शेफ में से एक है वो। तुम किसकी बात कर रहे हो? शाओ शिनचैन। सोचते हुए बोलता है क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई फेमस हो और शाओ शिनचैन ना जानता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ वी हुशियान की। वी हुशियान एकदम से वहाँ पे बैठे हुए आधे लोग शोर करते हुए बोलते हैं, जिनमें से एक था नी हुसैन, शाओ शिनचैन एंड सॉन्गलेन। ये तीनों नी हुसैन को, मतलब वी हुशियान को जानते हैं। शाओ शिनचैन एकदम से बोलता है, वो जो आए दूसरी तीसरी दिन अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ एक पोस्ट जरूर डालता है, हाँ वो इसी टाइप का है। उसकी गर्लफ्रेंड बनती रहती है और हाँ वो काफ़ी फेमस है अपनी फैशन ओवर नेचर की वजह से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। बट तुम कैसे कह सकते हो वो बहुत टैलेंटेड है? क्यों, तुमने उसकी रील नहीं देखी? एकदम से वैनिंग अपने दोस्त को डिफेंड करते हुए बोलता है, रील में क्या पता चलता है, खाने का टेस्ट है या नहीं है उसे क्या पता, मार्केटिंग में तो मैं अच्छे से जानता हूँ, कोई कितने भी अच्छा बना सकता है किसी खाने को। अच्छा चलो इसे टेस्ट करके बताओ। एकदम से वैनिंग अपने आगे दो बड़े बड़े बॉक्स रख देता है। इस बॉक्स में कुछ चॉकलेट कुकीज़ हैं, एक ब्लैक फॉरेस्ट केक है, एक चॉकलेट मूस है और एक पेस्ट्री है, फ्रूट पेस्ट्री। ये सब लोग उसे देखते हैं, सबको ये एक नॉर्मल सी चीज़। अब मैनिंग सबको उस खाने को टेस्ट करने के लिए बोलता है। सब लोग एक एक करके एक बाइट लेने लगते हैं और जैसे ही खाते हैं सबकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है, क्योंकि जेन्युइनली सब चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। कहने के लिए एकदम नॉर्मल सा फूड था जो किसी भी कैफ़े, किसी भी जगह अवेलेबल हो, एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें, लेकिन इनका टेस्ट इंटरनेशनल टेस्ट को भी बात देता था। हर चीज़ एकदम टेस्टी, एकदम स्पेसिफिक और इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी कि सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। तभी शुयांग बोलता है, मुझे लगता है ये सही रहेगा। शुयांग जो जल्दी से किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, किसी की तारीफ़ नहीं करता, उसका एकदम से अग्री होने पे बाकी सब लोग भी थोड़ा शॉक्ड हैं। अब मैनिंग बोलना शुरू करता है और बोलता है, मैंने कहा था ना, आप सब लोग एक बार इसे टेस्ट करेंगे तो खुद पहचान जाएंगे कि विंग कितना टैलेंटेड है। विंग को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो और मैं एक ही क्लास में थे, हम दोनों ने एक ही जगह से कुकिंग सीखी है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसे नेचुरली गॉड गिफ्ट है जो टेस्ट वो उसको हाथों में है। आप यकीन नहीं करेंगे, टीचर्स यहाँ तक कि हमारे डीन तक उसके खाने के बहुत बड़े, उसके टैलेंट के बहुत बड़े फैन थे। हाँ विंग की नेचर और पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं या जैसी इमेज दुनिया में है, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ये बात सुनने के बाद सब लोग इस चीज़ पे अग्री भी करते हैं और टेस्ट करने के बाद तो उन्हें भी यकीन हो गया कि हाँ विंग के खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब लांग वांगजी बोलता है, लांग वांगजी जो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने स्ट्रिक्ट नेचर, मैनेजमेंट स्किल, अपनी स्ट्रिक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, उसका बिना किसी का ऑडिशन लिए या बिना किसी का इंटरव्यू लिए किसी को हायर करना बिल्कुल नामुमकिन सा ही है, लेकिन वो इतना स्मार्ट है और इतनी कम एज में इतना बड़े होटल को संभाल के 4 साल में उसे टॉप होटल्स में से एक कर बनाया है। और वो अच्छे से जानता है कि आज उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं यहाँ आएंगे, उसके राइवल्स यहाँ आएंगे उसके होटल में कुछ कमियां निकालने, ताकि जो इस होटल को क्लाउड ड्रेसेस को पब्लिसिटी मिल रही है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट जाए, इसलिए वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। और क्योंकि उसे भी काफ़ी अच्छा लगा, ये टेस्टी लगा जो भी डेजर्ट लाए थे वैनिंग, तो वो बोलते लांग वांगजी बोलता है, ठीक है तुम इससे बात कर लो और आज के आज ही इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो और शाम को ये हमारी पार्टी में आएगा और हम सबके बीच में इसे भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। दूसरी चीज़, इसे क्लियर कर देना ये सॉन्गलैंग के अंडर में ही रहेगा और शाओ शिनचैन जो इसे बोलेगा इसे वो ही करना पड़ेगा। दूसरा, ये यहाँ पे एज अ डेजर्ट शू शेफ करके आएगा। आज से रेस्टोरेंट के सारे स्वीट और डेजर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर रहेगी। लांग वांगजी क्लियर कट बोल देता है। वैसे तो लांग वांगजी का ऑरा इस रूम के बाहर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कोल्ड पर्सनैलिटी के नाम से है, लेकिन इस रूम में जितने लोग बैठे हैं वो अच्छे से लांग वांगजी को जानते हैं कि लांग वांगजी बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने होटल को लेके, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस अपने फेस पे रखता है, लेकिन दिल से वो सब इसके बहुत अच्छे फ्रेंड है और लांग वांगजी भी उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तुरंत जैसी ये मीटिंग रैंकिंग को परमिशन मिल जाती है लांग वांगजी से, वो वहाँ से उठ के चला जाता है वी हुशियान से बात करने। वैनिंग के वहाँ से निकलते ही एकदम से धड़ाम करके गेट खुलता है और रूम के
और इस रूम में एंट्री करती हैं वैन क्वीन। वैन क्वीन को फाउंडर है इस होटल की, तो उसका इस मीटिंग में रहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये वैन क्वीन का नेचर, वैन क्वीन एक मस्त मौला फ्री बर्ड है, वो यहाँ कभी कभार ही आती है, वो पूरा टाइम मस्ती पार्टी क्लबिंग में ही रहती है, इसलिए उसकी मैनेजमेंट डिसीजन में 0% ही इंटरेस्ट और सपोर्ट रहता है। लेकिन हाँ, क्योंकि वो फाउंडर है और सॉरी वो ओनर है, तो उसका भी यहाँ होना ज़रूरी था। कैसे ही वैनकिंग एंटर करती है, एकदम से वांग वांग जी थोड़ा मुँह चढ़ाते हुए गुस्से में बोलते हैं, अरे सब लोग शांति से क्यों बैठे हैं, खड़े होइए, क्लैप कीजिए, हमारी कोई ना आ गई है रूम में। लांग वांग जी थोड़ा मुँह चढ़ाते हुए जो आप बोलते हैं एकदम से वैनकिंग एंटर करते हुए, तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो, और दूसरी बात मैं आ तो गई ना, अच्छा जल्दी बताओ क्या करना है, मैं जल्दी से बैठते मीटिंग शुरू कर रहा हूँ। एकदम से थोड़ा सा हंसते हुए नहीं मुझे बोलते हैं, क्वीन आप वैसे मीटिंग ख़त्म हो गई है, तो आप क्या करेंगी आके। हाँ, यही सब लोग वैनकिंग को चिढ़ाने में वैसे ही क्वीन ही बोलते हैं, और वैनकिंग को भी इन लोगों का उसको क्वीन बोलना अच्छा भी लगता है, और वो क्वीन वाली फीलिंग भी देते हैं, तो वो हंस के बोलते हैं, अच्छा तो यार मुझे कोई पहले मैसेज कर देता, मैं फालतू में इतना जगह के तैयार होके आई। जैसे मीटिंग हो गई, हाँ हो गई, तो कौन बना शोशार्प, शाम को पार्टी में सबके साथ पता चल जाएगा, अब तुम्हें कोई स्पेशली पूरी मीटिंग की डिटेल नहीं देगा। एकदम से चिढ़ते हुए लांग वांग जी बोलते हैं। इस बात पे बैंकिंग थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलते, यार तुम चिढ़ क्यों रहे हो, अच्छा ठीक है नहीं आ पाई मैं टाइम पे, लेकिन अरे वैनिंग कहाँ गया, वो वहीं गया है उस शेफ से मिलने, उससे बात करने। अरे मुझे उससे बात करनी थी, कल तो वो चला जाएगा और मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊँगी। एकदम से वहाँ से धीरे धीरे करके सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है कि बैंकिंग अपने गीत गाना शुरू करेगी, और क्या होगा कैसे होगा अपने नखरे दिखाना शुरू करेगी। तभी एकदम से शौशिनचैन जाते जाते रुक के बोलता, देखो बैंकिंग, वैसे तो तुम हमेशा कोई नई मुसीबत लेके आते हो, लेकिन भगवान की कृपा करके आज सही टाइम पे पार्टी में पहुँच जाना, और कोई अपना सड़ा हुआ बॉयफ्रेंड मत उठा के ले आना। मैं तुम्हारी इस बॉयफ्रेंड बनाने की बीमारी से परेशान हूँ। आए दूसरे तीसरे दिन एक नया बॉयफ्रेंड बना के उसके साथ फोटो भी पोस्ट कर देती हूँ, कितनी दिक्कत होती है मुझे सोशल मीडिया पे हैंडल करने में। बैंकिंग को मतलब शौशिनचैन चिढ़ाते हुए बोलता हुआ चला जाता है, और उसके जाते ही वांग जी फिर से बोलना शुरू होता है, वैसे जो भी कह रहा है शौशिनचैन सही कह रहा है, तुम प्लीज़ आज सही टाइम पे पहुँच जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और हाँ प्लीज़ पार्टी में किसी नए बंदे को अपने साथ मत लेके आ जाना। अरे यार मुझे कौन सा शौक है किसी नहीं कर, तो मैं क्या करूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, अब कोई तो होना मेरे नखरे उठाने वाला, इसलिए मुझे जो मिलता है मैं उसके साथ चली जाती हूँ। हाँ मुझे अच्छे से पता है, रोज़ क्लब में जाता हूँ और फिर अगले दिन याद भी ना रखना तुम किसके साथ गई थी। बहुत टैलेंटेड वाला काम है ना जो तुम्हारे पास है। ओ प्लीज़ अब तो मुझे चिढ़ाओ मत, वैसे मैं तुमसे यहाँ एक स्पेशल बात करने आई थी। बैंकिंग थोड़ा रिक्वेस्टिंग वे में अपने हाथ टेबल पे रखते हुए और पपी आइज बनाते हुए लांग वांग जी से बोलते, क्या हुआ, देखो ना अब वैनिंग यहाँ से चला जाएगा और मैं बिल्कुल बोर हो जाऊँगी, तुम मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ ना। तुम क्या बोल रही हो, मैं और तुम्हारे अपार्टमेंट में एक जगह में शिफ्ट नहीं हो सकता, कितना परेशान करती हो तुम मुझे, ऊपर से अब होटल के बाहर भी तुम्हारे साथ रहना, सॉरी भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा। बस हंसते हुए चिढ़ते हुए लांग वांग जी अपना सामान उठा के वहाँ से जाने लगते हैं, और वैनकिंग उसके पीछे फिर से रिक्वेस्ट करते हुए शोर मचाते हुए भागने लगती है। लांग वांग जी और वैनकिंग का ये बचपन से ही चल रहा है, ये दोनों टॉम एंड जेरी हैं, जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, पर एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते हैं। तभी दूसरी तरफ वैनिंग पहुंच गया है लोटस पेयर में। हाँ, लोटस पेयर जो एक काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छा कैफ़े है। ये कैफ़े कॉलेज एरिया के अंडर आता है, आसपास में बड़े बड़े कॉलेज कैंपस हैं, और आए तीसरे चौथे दिन इस कैफ़े के बारे में कोई ना कोई सोशल मीडिया पे कोई ना कोई पोस्ट रहता ही है। उसके दो बड़े रीज़न हैं, एक इसका कैफ़े का टेस्ट बहुत अच्छा है, और दूसरा इस कैफ़े के अंदर दो हैंडसम हंग रहते हैं जो हैं विवोशियान और
जंचा। हाँ, विभूषण और जंचा की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। विभूषण की तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। विभूषण जो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, अट्रैक्टिव है, उनके आगे पीछे लड़कियों की कमी नहीं है। वैसे ही लोटस पेयर स्टार्ट किया था यानली ने आज से करीबन 8 साल पहले। हाँ, यानली ने ही इस कैफ़े की स्टार्टिंग की थी। यानली यहाँ पे पढ़ने आई थी इन्हीं कैंपस में, और उस दौरान उसके फादर और मदर का काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो गया था। मैडम यू और जैन फिल्म का काफ़ी बुरा कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ करीबन 2 साल के लिए परमानेंट बेड रेस्ट पे चले गए थे। जैन फिल्म की तो करीबन 10 हड्डियाँ टूटी थी, जिनमें से एक उनकी बैकबोन भी थी जो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हुई थी। तब से वो कम्प्लीटली बेड पे हैं और उन्हें फुल टाइम एक मेडिकल केयर, एक मेडिकल हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। वहीं मैडम यू का भी ऐसा ही हाल है, वो भी सपोर्टर्स के थ्रू ही चल पाती हैं या व्हीलचेयर का यूज़ करती हैं। वैसे तो ये फैमिली, जैन फैमिली काफ़ी रिच थी। इनके पास बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म, फ्रूट फार्म्स थे, लेकिन जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और जिस तरीके से मेडिकल एक्सपेंसेस में इनके पैसे गए, अब ये उतने रिच नहीं रहे हैं। अब धीरे धीरे करके इनके काफ़ी सारी एग्रीकल्चरल लैंड भी गया है, बस कुछ फार्म्स और यार्ड ही रह गए हैं, जिनसे वो फ्रूट फार्म्स, जिनसे इन्हें कुछ अमाउंट मिल जाता है। और तभी यानली ने अपने पेरेंट्स की हेल्प करने की वजह से ये कैफ़े स्टार्ट किया था। अब ये कैफ़े बहुत फेमस हो गया और काफ़ी कामिंग भी हो गई है, लेकिन धीरे धीरे करके जैन फैमिली और मैडम यू की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं, इसलिए हाल ही में ये तीनों भाई बहन आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है इनमें से किसी को बाहर जाके काम करना पड़े या इन्हें एक और कैफ़े की चेन खोलनी पड़े। लेकिन उसी समय वेनिंग का इनके पास कॉल आ गया था और जंचा और मैं यानली चाहते थे कि वी इस ऑफ़र को मान ले। आज वेनिंग यहाँ पहुँचा है तो देख रहा है जैसे वो हर बार आता है उसी तरीके से ये पूरा का पूरा कैफ़े क्राउडेड है। कुछ लोग बाहर भी वेट कर रहे हैं सीट मिलने के लिए। ये कैफ़े बहुत बड़ा नहीं है, हाँ अंदर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके में एक लेक वाली थीम पे बना हुआ ये कैफ़े है। ज़्यादा नहीं मतलब टेबल्स नहीं है, सिर्फ 20 टेबल्स या 15 to 20 टेबल्स ही हैं, लेकिन ये फुल टाइम क्राउडेड रहता है। कुछ लोग बैठ के खाते हैं तो कुछ लोग साइड में खड़े होकर खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़ की कमी नहीं रहती है। और सबसे ज़्यादा तो फीमेल्स की, सारी कॉलेज की लड़कियाँ यहाँ स्पेशली विभूषण को देखने उसके आती हैं। और आज यहाँ पहुँचा है तो इसे वही सेम क्राउड दिख रहा है। एक तरफ विभूषण कौश काउंटर पे खड़ा हुआ है, उसने एक रेड रंग की सिल्की शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक कलर के रिपिड जीन्स पहनी हुई है, एक ब्लैक कलर की कैप लगाई हुई है जिसके साइडों में उसके हल्के हल्के बाल निकल रहे हैं। वो इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहा है इस रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन, किसी की नज़र उस पर से हट नहीं सकती। तभी मैंने साइड में खड़े हुए यानली और जंचा को देख रहा है, जो दोनों बिजी हैं क्राउड को संभालने के लिए। तभी मैंने उनके दोनों के पास पहुंचता है और उन दोनों को ये गुड न्यूज़ देता है कि विंग को लोटस फेयर में एज अ शू शेफ हायर किया जा रहा है और आज से विंग वहाँ का डेजर्ट शेफ रहेगा। ये बात सुनने के बाद ये दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं। उसका रीज़न ये है कि दोनों भाई बहन बहुत अच्छे से जानते हैं कि विंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, विंग के हाथ के टेस्ट को कोई टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन वो भी अपनी बहन और अपने भाई की मदद करने के लिए अपना यहाँ पे काम करता है। और ये दोनों चाहते हैं कि विंग यहाँ ना रह जाए, क्योंकि कैफ़े में वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारा जो कैफ़े की रिक्वायरमेंट होगी वही चीज़ें बना सकता है। और वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल डिशेस और डिज़र्ट्स अगर यहाँ बना के बेचेगा तो यहाँ के आसपास की लोकेलिटी ऐसी है कि कोई मतलब उसे खरीदेगा भी नहीं। ये लोग तो सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स तो नॉर्मल चीज़ें ही खरीद सकते हैं। तो इस कारण वो दोनों चाहते थे कि विंग यहाँ से बाहर निकले। और दूसरा, अब इस बार विंग को उन लोगों ने इस वजह से मना भी दिया था क्योंकि वो थोड़े से एक्स्ट्रा इनकम भी करना चाहते थे। वैसे इन्हें एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है नहीं कि यानली और जंचाई अच्छे से जानते हैं, पर विंग के सामने ये जानबूझ के ऐसा कह रहे हैं ताकि विंग थोड़ा सा इस कैफ़े से निकल के अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाए। एक इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में अगर वो डिज़र्ट्स बनाएगा तो लोग भी उसको देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसको भी मतलब उसके टैलेंट को दुनिया को दिखाने का, अप्रिशिएशन पाने का
मौका मिलेगा। इसलिए ये दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं मतलब विंग की इस सक्सेस पे। तभी वैनिंग तुरंत बोलता है कि आज के आज ही हमें विंग को ये हमारे HRD से मिलना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। शाम को हमारे होटल काफ़ी बड़ा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस और पार्टी कर रहा है और विंग का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये बात सुनने के बाद एकदम से यानली और जंचा वहाँ आते हैं। विंग भी एक फनी स्माइल देता हुआ खुश होता हुआ वहाँ पे पहुँचता है। जब विंग को ये बात पता चलती है तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत बोलता है, वाह क्या बात है वैनिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई मेरा टेस्ट नहीं हुआ और सीधा मुझे शू शेफ की पोजीशन मिल गई। क्या मैं तो मान गया तुम्हें ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा ही कमाल है। आज जो मैं तुम्हारे हाथ के बने हुए डिज़र्ट लेके गया था, जिन्होंने भी उसे टेस्ट किया, तुम्हारे हाथ का कोई खाना टेस्ट करे और उसकी तारीफ ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही आज हुआ। सब लोगों ने तुम्हारी डिज़र्ट्स को बहुत इंजॉय किया और आज के आज ही तुम्हें लोटस पेयर में एज अ शू शेफ का पोजीशन पे मतलब हायर किया गया है। विंग एकदम से स्माइल करता हुआ, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है क्योंकि वो भी दिल से एक बड़े रेस्टोरेंट में अपने टैलेंट को दिखाना चाहता था। वो खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, तो बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले तो तुम ये कपड़े चेंज करो। अगर तुम्हें इस टाइप के कपड़ों में हमारे होटल में देख लिया तो पक्का शुयांग तुम्हें अपना शू शेफ तो नहीं बनाएगा। एक ढंग की फॉर्मल कपड़े पहनो और मेरे साथ चलो। आज के आज ही तुम्हें ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। एकदम से वैनिंग विंग को समझाता है। विंग भी उसकी बात पे एग्री कर जाता है। हाँ, जो इस तरह कि वो अपने आप को कैरी करता था यहाँ पे, शायद उसे थोड़ा सा अलग मतलब रेडी होना पड़ेगा उस फॉर्मल होटल प्लस रेस्टोरेंट में, तो वो वहाँ से चला जाता है। यानली और जंचा भी उसे गले लग के ऑल द बेस्ट विश करते हैं। विंग यहाँ से खुशी खुशी से जा रहा है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगा और अच्छा उसकी पोजीशन मिल जाएगी तो वो उसको हेल्प मिलेगी अपनी फैमिली को मदद करने में। वो यहाँ से जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस समय बहुत हड़कम मचा पड़ा है हमारे क्राउड ड्रेसेस के रेस्टोरेंट की किचन में। उसका रीज़न ये है कि शाम के खाने की सारी तैयारी हो रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी डिशेस बन रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमारे शुयांग पे आज बहुत सारा काम है। अब वो बहुत देर से वेट कर रहा था वैनिंग का, क्योंकि वैनिंग आज का डिज़र्ट वैनिंग ही बना के जाने वाला था, तो वो वैनिंग का वेट कर रहा था। पर जैसे ही वैनिंग वहाँ आता है वो शुयांग देखता है कि वैनिंग के साथ एक बहुत हैंडसम सा स्मार्ट सा बंदा खड़ा हुआ है और वो है विभूषण। हाँ, विभूषण के फेस को और मतलब ब्यूटी से कोई या है उसकी हैंडसमनेस पे से कोई नज़र ना मतलब नज़र रख के या हटा पाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हम शुयांग और वहाँ खड़े हुए सब लोग उसे घूर रहे हैं। वह विंग भी एक बनी स्माइल लेता है वहाँ पहुँचता है। शुयांग से वैनिंग विंग को इंट्रोड्यूस कराता है और विंग से शुयांग को इंट्रोड्यूस करवाता है। तुरंत शुयांग बिना कुछ सुने और बिना कुछ टाइम गवाए एक एप्रिन विंग की तरफ फेंक के मारता है और बोलता है, जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाओ, आज हमें 4 तरह का डिज़र्ट रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आज ये शो करके दिखाओ कि क्या तुम मेरे किचन के लायक हो या नहीं हो। हाँ, माना कि तुमने आज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, लेकिन अगर मुझे आज तुम्हारे खाने में वो टेस्ट नहीं मिला तो मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें शू शेफ से हटा के एक नॉर्मल शेफ इस किचन में पहुंचा दूं। अगर तुम शू शेफ बनना चाहते हो तो आज मुझे तुम्हारा टैलेंट देखना है। शुयांग अपनी स्ट्रिक्ट नेचर, अपने गुस्से से फेस में बोलता है। हाँ, शुयांग सब वैसे बहुत ज़्यादा फन लविंग, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला बंदा है, लेकिन जब वो इस किचन के अंदर होता है तो उससे ज़्यादा डेंजरस कोई नहीं हो सकता। बेचारा विंग जो अभी बनी स्माइल दिखाया था वो एकदम से उसकी चेहरे की स्माइल गायब हो जाती और पीछे खड़े न्यूसैन के चेहरे पे स्माइल आती है। न्यूसैन विंग को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि वो उसका उसी जिस क्लास में वैनिंग था उसी क्लास में हमारा न्यूसैन भी था, तो वो विंग का एक क्राइम पार्टनर था। लेकिन हम विंग के चेहरे पर उड़ती हुई मतलब तोते उड़ना जिसे कहते हैं वो देखते हुए मतलब हमारे न्यूज़ैन को बहुत मज़ा आता है। न्यूज़ैन तुरंत विंग के पास आता है, बोलता है, वेलकम टू हेल। और क्या, तुम्हें क्या लग रहा है मैं पागल हूँ जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ? वो तो ब्रदर के चक्कर में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ कि ब्रदर मुझे तो किसी और जगह भेज नहीं रहे और तू बेवकूफ़ों की तरह यहाँ आ गया। वाह भाई वाह, क्या बोल रहे हो तुम? एकदम से विंग थोड़ा घबराते हुए बोलता है। और नहीं तो क्या, ये जो शुयांग है ना, ये शुयांग नहीं हिटलर है। इसके गुस्से के सामने कोई नहीं टिक सकता।
अच्छा, पर शायद तुमने अभी तक ये भी होशियार से नहीं मिला था। अगर ये हिटलर है तो मैं भी इविंग प्रोटेक्ट हूँ। मेरे सामने इस ऐसे जैसे कैसे कितने आए और कितने गए। विंग अपने चेहरे पे बड़ी चार्मिंग से स्माइल देते हुए वो एप्रन पहन के किचन में काम करना शुरू कर देता है। और जैसा विंग का नेचर है और विंग जिस वजह से फेमस है वैसा ही होता है। विद इन अ 2 आवर विंग ने अपना पहला डिजर्ट रेडी कर दिया। और इतना ही नहीं, ये डिजर्ट किसी एक या 2 बंदे के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टी का था। जैसे ही शुयांग वहाँ पहुँचता है तो वो वहाँ देखता है कि एक चॉकलेट बूस टिरामिसू रेडी था। और उसे देख के एकदम से शुयांग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि टिरामिसू कोई इजी डिज़र्ट नहीं है बल्कि बहुत फेमस इटालियन डिज़र्ट है जिसे बड़े बड़े शेफ बहुत मतलब टाइम लगा के बनाते हैं। और उसे विंग ने 2 घंटे में पूरी की पूरी पार्टी के लिए रेडी कर दिया। इसको देख के कहीं ना कहीं शुयांग के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई और न्यू सैन का मुंह खुला रह गया, क्योंकि शुयांग ने किसी की मतलब खाने को देख के स्माइल किया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही विंग और शुयांग एक दूसरे से दोबारा हैंडशेक करते हैं और शुयांग बोलता है गुड, अब पूरा डिज़र्ट रेडी करो, ये तो सिर्फ एक डिश है, हमें और बहुत सारे डिज़र्ट्स बनाने हैं। विंग भी एकदम से एग्री करता है और भूल जाता है कि वो उसका फर्स्ट डे है। वो इस किचन में ऐसे लग गया है जैसे इस किचन में वो कितने टाइम से काम करता था। उसका रीज़न ये है कि शुयांग ने एक पर्सनल बंदा उसके पास असाइन कर दिया है, जो विंग को उसकी ज़रूरत की चीज़ें जो भी उसे चाहिए उसे ला के दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ रांग बांग जी भी काफ़ी नर्वस और काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहा है। वो पूरी डेकोरेशन हर चीज़ बार बार घूम घूम के देख रहा है। एकदम से उसके पास वैंकिंग आती है और बोलती है तुम क्यों इतने नर्वस हो रहे हो, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया हुआ है, थोड़ा चिल करो। मैं क्या करूँ, मैं नहीं, तुम अच्छे से जानते हो वैंकिंग कि मैं इस दिन का कितने दिन से वेट कर रहा हूँ। हाँ, जब तुमने मुझे ये होटल दिया था तब मैं इस होटल की हालत बहुत अच्छे से जानता था। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मेरे लिए आज यहाँ सबके बीच में अपने आप को परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब कुछ तुम अपने अंकल और अपने ब्रदर के लिए ही तो कर रहे हो। तुम चाहते हो कि आज तुम्हारे अंकल और ब्रदर जब मेरे मतलब टीवी में तुम्हें देखें तो वो खुश हो रहे, है ना। हाँ, वैसे तुम्हारे ब्रदर आने वाले हैं, मेरा मतलब आने वाले हैं क्या शिचैन? हाँ, तो मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें इंतज़ार है ना ब्रदर के आने का। मैंने ब्रदर को कॉल किया था, वो कह रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे। और अंकल लांग बांग जी ये सुन के थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि आज से करीबन 7-8 साल पहले या उससे पहले से ही उसके अंकल ने उस ढंग से बात करनी बंद कर दी है। उसका रीज़न ये है कि लांग वांग जी ने अपनी फैमिली को बताया था कि वो एक गे है। हाँ, उसे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है। और ये बात सुनने के बाद उसके अंकल को काफ़ी गुस्सा आया था। उसके अंकल को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई थी कि लांग वांग जी इस टाइप के डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं, ये लांग वांग जी की चॉइस है या उसका बेचारे की लाइफ का डिसीजन था, इसलिए उसके ब्रदर ने उसे सपोर्ट किया। तब से लांग वांग जी अपनी फैमिली से अलग रहता है और उसकी मदद सबसे ज़्यादा वैंकिंग ही करती है। तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके अंकल भी मान जाएंगे। अपनी उतरी हुई शक्ल, अपने दोस्त की उतरी हुई शक्ल देख के वैनिंग अपने दोस्त को मनाते हुए बोलती है होप सो, बट चलो हमें जल्दी से जल्दी सब सारी तैयारी करनी है। मीडिया और बाकी लोग जल्दी ही पहुंचने वाले होंगे। दोनों वहाँ से दौड़े मतलब जा रहे हैं इस समय अपने अपने रूम्स में रेडी होने। हाँ, यहाँ पे इन दोनों के अपने पर्सनल रूम्स हैं। वांग जी इसी होटल में रहता है। उसका रीज़न ये है कि वो यहाँ फुल टाइम 24/7 रहना चाहता है, कोई इमरजेंसी हो जाए या किसी भी वजह से, क्योंकि ये होटल 24/7 खुला रहता है इस वजह से। वहीं बैंकिंग यहीं पास में एक अपार्टमेंट में रहती है। दोनों दौड़े मतलब अपनी अपनी जगह के लिए निकल जाते हैं। जब लांग वांग जी वहाँ से जा रहा था तो उसकी टक्कर होती है एक पर्सन से, जिसे देख के लांग वांग जी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है। ये एक वो इंसान है जिसे शायद लांग वांग जी इस समय तो बिल्कुल देखना नहीं चाहता था। सो गाइस, आपको क्या लगता है कौन है वो? और आज के कन्विक्शन वैसे तो मैं यहीं रोक रही हूँ, लेकिन मैं कमेंट में जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन है जो आज लांग वांग जी से मिला है, जिसको देख के लांग वांग जी शॉक्ड है। एंड गाइस, मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। मुझे मैं फैन फिक्शन स्टार्ट तो कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन उतना खुश नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। मैंने लोगों को और भी चैनल्स देखे हैं, मैं कंपैरिजन्स में भरोसा नहीं करती। मैं अपना अलग इंडिविजुअल स्टार्ट कर रही हूँ इस वजह से। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मुझसे भी कम वीडियोज़ पे लोग इतना ज़्यादा उन्हें लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मुझ में बहुत ज़्यादा कुछ कमी है जो मुझे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते मेरे वीडियोज़ को। आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए कि क्या रीज़न है कि मुझे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊँ। मैं लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, आप उसके ऊपर काम भी करती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए कि क्या रीज़न है कि लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं।